हेलो, नमस्कार। हम आज बात कर रहे हैं डेवलपमेंट ड्यूरिंग प्री स्कूल ईयर्स, यूनिट नंबर 20। स्पेसिफिकली जो हमारा टॉपिक है वो है सोशल डेवलपमेंट ड्यूरिंग प्री स्कूल ईयर्स, सामाजिकरण और पालन पोषण के तरीके। तो चलिए शुरू करते हैं इस बात की पढ़ाई से कि सोशल रिलेशनशिप्स और चाइल्ड रेयरिंग प्री स्कूल ईयर्स में किस प्रकार शेप अप करती हैं, यानी सामाजिकरण और पालन पोषण के तरीके। तो आपको याद, इस यूनिट में हम ये बात करने वाले हैं कि इस उम्र में बच्चों में इनिशिएटिव क्यों हमें फॉस्टर करना चाहिए और माता पिता के वो क्या बिहेवियर्स हैं जिससे इनिशिएटिव फॉस्टर हो सकता है। सेल्फ कॉन्सेप्ट किस प्रकार और आगे बढ़ेगा, टॉडलरहुड में डेवलप होना शुरू हुआ था, आगे क्या होगा। जेंडर कॉन्स्टेंसी, जेंडर रोल, जेंडर कॉन्सेप्ट बच्चों में किस प्रकार बढ़ेगा, किस प्रकार बच्चों में डिसिप्लिनिंग का तरीके क्या अपनाए जाएं जो उनकी पर्सनालिटी पे जिसका प्रभाव अच्छा चलेगा। माता पिता के पालन पोषण के तरीके यानी पेरेंटिंग स्टाइल्स क्या होने चाहिए। बच्चे कई बार आक्रामक व्यवहार बहुत दिखाते हैं, क्यों दिखाते हैं और इसका समाजीकरण किस प्रकार किया जा सकता है। शाला पूर्व वर्षों में, प्री स्कूल ईयर्स में बच्चों की एक दूसरे के साथ पीयर इंटरैक्शंस बढ़ती हैं, क्या बदलाव आता है बच्चों की पीयर इंटरैक्शंस में। बच्चों में समानुभूति और परोपकारिता, एम्पैथी और अल्ट्रुइज्म की भावना को कैसे बढ़ाया जाए। और ये सब जानते हुए हमारा इरादा ये है कि हम जब रोज एज टीचर या एज पेरेंट्स या किसी भी रूप में बच्चों के साथ कार्य करते हैं तो हम बच्चों को समझें और उनको समझ के उनके साथ कार्य करें। ये हमारी अपेक्षा नहीं होनी चाहिए कि बच्चे हमारे अनुरूप काम करें। हमारी अपेक्षा ये होनी चाहिए कि हम बच्चों को समझें और उनका समाजीकरण इस प्रकार करें कि वो जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स है वो उनको अर्जित कर सके। सो चलिए पहला पॉइंट से शुरू करते हैं, डेवलपिंग इनिशिएटिव। पहल करने की इच्छा इस समय वर्ष में बच्चों में बहुत तेज हो जाती है और बच्चे कई काम अपने आप ही करना चाहते हैं। ये दोनों तरीके से अच्छा, एक तरीके से केयर गिवर्स के लिए मौका होता है कि काफी काम, खाना पिलाना, नहाना धोना या अपने स्कूल का बैग बांधना या जो भी है, बच्चे अपने आप करने की इच्छा दिखाते हैं। और दूसरी बार कभी कभी इस केयर गिवर्स इस बात से थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं कि बच्चे सभी कुछ स्वयं करना चाहते हैं और उसमें कई बार चीज गड़बड़ा भी जाती है। तो हमें क्या करना है इस समय की और ब्यूटीफुल बात यह है कि बच्चे एडल्ट गाइडेंस जो हैं उसको स्वीकार करने के लिए भी राजी हैं। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा एडल्ट्स को मना ही करेंगे या उनके नेगेटिव उसमें ही चलेंगे। वो एडल्ट गाइडेंस स्वीकार करने के लिए भी तैयार रहते हैं। तो अब ये केयर गिवर के ऊपर है कि किस प्रकार बच्चे की एनर्जी को चैनलाइज किया जाए कि बच्चा कुछ कार्य भी करे और अपनी उसकी जो पहल करने की भावना है वो ना दबे। अगर वो खुद स्वयं कुछ करना चाहता है बच्चा तो वो करे, और किस प्रकार जो स्पेसिफिक आप उसको एक्टिविटी या टास्क कराना चाहते हैं उसमें वो रुचि ले। तो ये इसमें केयर गिवर की एक बहुत कुशलता रहेगी कि किस प्रकार से वो करे। इनिशिएटिव बच्चे का दबाना ठीक नहीं है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि बड़े होके भी हमारे कई निर्णय, हमारे कई कार्यक्रम एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के डिफरेंस में भी ये आता है कि हम देखते हैं कि वो तो बहुत इनिशिएटिव लेता है और ये इतना इनिशिएटिव नहीं लेता। इनिशिएटिव लेने वाले लोगों को कई बार कई सिचुएशंस में उनका बड़ी आवश्यकता होती है। इसलिए हमें बच्चे के इनिशिएटिव को दबाना नहीं है। और इसका मतलब ये हुआ कि जब बच्चा अपने आप काम करना को चाहे तो मना करना, नो डोंट डू दिस, ऐसा मत करो, नहीं वहां मत जाओ, नहीं उसको मत छुओ, ये सारी जो हमारी प्रक्रियाएं हैं ये हमें कम से कम रखनी चाहिए। अगर हमें लगता है कि कुछ ऐसी स्थान हैं, जगहें हैं, चीजें हैं घर में जो बच्चों को नहीं छूनी चाहिए तो हम पहले ही उन्हें हटा के रखें, बजाय ये कि बच्चों को ना तुम नहीं कर सकोगे, तुम छोटे हो, ऐसी चीजों का आभास दिलाएं। क्योंकि यदि हम बार बार बच्चों को इस तरीके से बोलते हैं, नकारात्मक फीडबैक देते हैं उनके एक्शंस पे, तो उनमें एक हीनता की भावना, एक अपराध भावना यानी एक गिल्ट की भावना आ जाती है कि अरे शायद मैं तो कुछ नहीं कर सकता, शायद मैं तो ये कभी काम ये मैं ठीक कर ही नहीं सकती। और वो फिर उनके हर एक्शन जो वो करेंगे उसके ऊपर उस चीज का इफेक्ट आता है। तो पनिशमेंट या रिस्ट्रिक्शन ऑफ द एक्टिविटी ये हर समय बच्चा करने से चाइल्ड में डेवलप अ सेंस ऑफ गिल्ट एंड लूज इनिशिएटिव। उसको ये लगने लग सकता है कि मेरे हर वक्त जो एक्शंस हैं वो दूसरों को नापसंद होने वाले हैं और गलत हैं। और इस केस में बच्चा फिर तभी करेगा जब कोई उसे कुछ करने को कहेगा, बिना किसी के कहे वो कुछ करेगा नहीं। तो इसमें भी आप देख ही रहे हैं कि कितना बड़ा ये एक मुश्किल की बात है कि बिना करे कोई बच्चा नहीं करे। तो पेरेंटल कंट्रोल और इनिशिएटिव टेकन बाय चिल्ड्रन के बीच में हमें अपना एक सामंजस्य स्थापित करना है, जिससे कि बच्चे जो हैं फिर अपनी एबिलिटीज से खुशी उनको अनुभव हो सकता है। तो ये बैलेंस जब नहीं आता है तो बच्चा के मन में बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कि मैं तो ये करना चाहता हूं परंतु दूसरों को पसंद नहीं है। तो क्या हमारे पालन पोषण के तरीके होने चाहिए, क्या डिसिप्लिनिंग के तरीके होने चाहिए, हम आगे इस पे बात करेंगे। और
अगली बात पे पहुंचते हैं हम, अब की सेल्फ कॉन्सेप्ट बच्चों का इस समय कैसे हमारा डेवलप हो रहा है। तो हमने ये बात टॉडलरहुड की जब हम चर्चा कर रहे थे, हमने ये पढ़ाई करी थी कि टॉडलरहुड जो है वो उस समय बच्चे को ये एक आभास होने लगता है कि मैं दूसरों से एक अलग हूं, मैं और दूसरे व्यक्ति दो अलग लोग हैं। तो पहला नींव तो सेल्फ कॉन्सेप्ट की टॉडलरहुड में, यानी कि 1 से 3 वर्ष की उम्र में ये पड़ती है। अब अगला जो स्टेप है जो प्री स्कूलर में वो है कि हमें अपनी सेल्फ कॉन्सेप्ट को और उभारना है, हमें और बच्चे को अब ये समझ बनानी है कि मैं क्या हूं। ठीक है, मैं दूसरों से अलग तो हूं, परंतु मैं कौन हूं, मेरी क्या विशेषता है। तो इसमें बच्चे अपने आप को अब अपना एक सेल्फ डिस्क्रिप्शन जनरेट करने लगता है। खुद से वो कुछ कितने काम कर पाता है, बच्चा खुद को देखता है, दूसरे लोग भी उसको फीडबैक देते हैं। तो इन सब चीजों को कुल मिला के बच्चे का जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो और उभरने लगता है और क्लियर होने लगता है। तो प्री स्कूल वर्ष में क्योंकि जो हमारी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है ये तो सबको प्रत्यक्ष दिख रही हैं, बहुत आराम से बच्चा कह सकता है मैं लंबा हूं, मैं तेज भाग सकता हूं, जो वो एबिलिटीज उसकी हैं, मेरे को मुझे ये खाना पसंद है, जो उसकी लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं, इसके बीच में वो अब अपने आप को बताने शुरू कर देता है। तो पहले तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके साथ साथ अपना जेंडर भी बच्चे पहचानने लगते हैं कि मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं, कौन उनको पसंद है, कहाँ रहते हैं, क्या उनको खाने को अच्छा लगता है, या उनकी क्या पसंदीदा चीजें हैं, इसके बारे में बच्चे एक विस्तृत वर्णन शुरू कर देते हैं। तो इसी के साथ एक बड़ा अच्छा रिलेटेड एज अ टीचर या इवन एज अ पेरेंट हम ये बड़ा अच्छा एक डिस्कशन ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। हम जब सुबह मॉर्निंग में, मान लो जब बच्चे सभी आपके नर्सरी में आए, क्योंकि आप सभी लोग टीचर्स हैं इसलिए मैं साथ साथ इसको आपके बच्चों के टीचर के उदाहरण के साथ जोड़ना चाहती हूँ कि बच्चों का जब सुबह एक असेंबली टाइम होता है उस समय हम हर बच्चे को ये कह सकते हैं अपने बारे में कोई 1 या 2 लाइन बोलो। तो इसके कई हमारे बेनिफिट्स होंगे। एक तो बच्चे को स्वयं के बारे में सोचेंगे, उनकी भाषा का विकास होगा और एक आत्मविश्वास की भावना होगी कि देखो मैं भी दूसरों के सामने अपने बारे में कुछ बता सकता हूं, कुछ बोल सकता हूं, और अपनी खुद की उनकी व्यक्तित्व की जो भी उनकी बातें मन में उभर रही हैं वो सामने आएंगी। एज अ टीचर आपको बच्चों के व्यक्तित्व के बारे में पता चलेगा, जिसको हो सकता है आप आगे आके उसके बेस के ऊपर कुछ और अपनी आगे एक्टिविटी भी बनाएं, स्कूल में कोई उसको रिलेटेड कोई क्रियाकलाप भी करें। ये जो इस समय बच्चा अपने आप के बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहा है ये बहुत एब्सोल्यूट होती हैं। एब्सोल्यूट यानी बच्चा अपने आप को एक रिलेटिव रूप में, सापेक्षिक रूप में नहीं देखता है। मान लो हम अपने बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो मान लो हम ये कहते हैं कि मैं वैसे तो पढ़ाई में अच्छी हूं पर उससे ज्यादा अच्छी नहीं हूं, या हम ये कह सकते हैं नहीं हाँ मेरे में हिम्मत तो बहुत है पर फला में हिम्मत मुझसे भी कहीं ज्यादा है। तो बच्चे अभी इस समय कंपैरिजन में नहीं अपने आप को देखते हैं, अपने आप को वो एब्सोल्यूट टर्म्स में देखते हैं कि हाँ मैं बहुत तेज भागता हूं, या मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है। अभी अपने आप को वो इन कंपैरिजन विद अदर्स नहीं देख पाते हैं। ये बात बाद में प्री स्कूल ईयर्स के बाद ये निकल के हमें आती है। तो इसका एक और हमारा साथ ये भी है कि बच्चे तो अपने आप को एज अ टोटल इंडिविजुअल देख रहा है, परंतु हम एज एडल्ट्स कितनी बार बच्चों को कंपैरिजन में लगे रहते हैं। तो कंपेयरिंग वन चाइल्ड विद अनदर इज नॉट एट ऑल गुड, इट इज नॉट अ गुड आइडिया, बिकॉज इट अननेसेसरीली बच्चा की तो अभी संकल्प अपने बारे में सोच बन रही है, अभी अपने बारे में वो कुछ सकारात्मक अनुभव जोड़ रहा है, उसी के साथ हम तुरंत एज अ टीचर या इवन एज अ पेरेंट बच्चे को कंपेयर कर देते हैं। अरे देखो तुम तो ऐसे करते हो, तुम्हारा देखो वो फ्रेंड तो क्या कर रहा है, तुम तो ऐसे नहीं खा सकते, देखो तुम्हारा फ्रेंड तो कभी भी खाना नीचे नहीं गिराता है। तो ये हमारे अननेसेसरी जो बच्चों के लिए हमारे कंपैरिजंस हैं, ये बच्चे में एक हीन भावना का क्रिएट कर देते हैं और हम सोचते हैं इससे बच्चा सीख रहा है। इससे कोई खास बच्चा सीखता ही नहीं है, क्योंकि वो तुरंत एक दबाव अपने ऊपर महसूस करता है। बाद के वर्षों में बच्चे का सेल्फ कॉन्सेप्ट और भी गहरा और भी विस्तृत और इलैबोरेट होता जाएगा, जब वो और अपनी धारणाएं, एटीट्यूड्स, बिलीफ्स उसके साथ जोड़ेगा, और तब बच्चे बाद के बड़े होने पर वो अपनी इंटरनल क्वालिटीज के ऊपर ज्यादा फोकस करने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन कोप विद चैलेंजेस, या आई लाइक टू डू सच थिंग्स, और उसके बाद उनका कंपैरिजन शुरू होता है दूसरे बच्चों के साथ, विच इज ओके, विच इज देयर ओन सेल्फ कंपैरिजन, विच इज ऑल राइट। बड़े होते होते, एडोलेसेंट होते होते हम अपनी सोसाइटी के व्यूज एटसेट्रा को भी क्वेश्चन करने लगते हैं कि क्या जरूरी है कि महिलाओं को ये करना चाहिए, क्या जरूरी है कि पुरुष हमेशा ऐसे बिहेव करें। और ये सब जो हमारे चैलेंज हम जो करते हैं ये भी हमारे सेल्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर
ये सेल्फ कॉन्सेप्ट को हमारे को डिफाइन करते रहते हैं। तो कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि जो हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही एक लचीली चीज है। हमारे रोज के अनुभवों से इवन अभी भी एज एडल्ट्स भी हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट बन रहा है। और दूसरों के फीडबैक के प्रति आप देखें, अगर हम इतने सेंसिटिव हैं, हमें कोई एक बार कुछ कह दे तो हमारे को उसका कितना एक महसूस होता है, तो बच्चों के उभरते हुए सेल्फ कॉन्सेप्ट पे ये बड़ा जरूरी है कि हम ध्यान रखें हम क्या शब्द हैं जो बच्चों के साथ और उनके लिए प्रयोग कर रहे हैं, जहां तक हो सके सकारात्मक हो, पर हाँ साथ में रियलिस्टिक भी हो। ऐसा नहीं है कि हमें उसे उसके जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है उसे अननेसेसरी बच्चे को बढ़ा चढ़ा के उसकी एक सेल्फ इमेज बनानी है, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि वो तो फिर बाद में वो देखेगा कि वो नहीं है जो उसको लोग बोल रहे हैं। तो द आइडिया इज टू help the child to develop a positive but at the same time a realistic self-image about himself. So when the parents constantly give the child a positive feedback, the child develops a high self-esteem. और ये जो हम ये हमारे जो ये हम बच्चों के प्रति जो हम सोच रहे हैं, जो हमारा फीडबैक है बच्चों को, ये जरूरी नहीं है कि हम प्रत्यक्ष रूप से सेंटेंस के रूप में दें। बहुत इनडायरेक्ट और सटल तरीके से, सटल यानी कि हमने कुछ कहा भी नहीं, परंतु हमारे चेहरे के कोई हाव भाव, हमारे बात करने का ढंग, हमारे आंख का बच्चे का उस तरफ देखना, इससे हमारे बिलीफ बच्चे के, हम क्या सोचते हैं बच्चे के बारे में, ये बच्चे को संप्रेषित हो जाता है। तो हम केवल ये ना सोचें कि हमने शब्दों में तो बच्चे को कुछ बुरा नहीं कहा या कोई नेगेटिव फीडबैक नहीं दिया, हम ये भी सोचें कि हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारे इशारे, हमारे जेस्चर्स, हमारी चुप्पी भी, जरूरी नहीं है कि बोलना हो, हमारी चुप्पी भी बहुत कुछ बच्चे को बता देती है। और बच्चे हमारे को वापस उत्तर नहीं दे पाते हैं, पर बच्चों सब ग्रहण कर रहे हैं, सब समझ रहे हैं, क्योंकि हमारा ओबीडियंस का कल्चर है। तो हो सकता है बच्चे वापस हमें तुरंत कोई जवाब ना दें, परंतु समझ रहे हैं और उनके मन की गहराई में वो बात जा रही है। कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर पे आते हैं, जो कि सेल्फ कॉन्सेप्ट का हिस्सा ही है। जेंडर कॉन्सेप्ट यानी ये समझना कि कोई व्यक्ति मेल है या फीमेल और मैं स्वयं मेल हूं या फीमेल। ये बात बच्चों में समझने लगते हैं बच्चे 2.5, 3, 3.5, 4 वर्ष में, खासकर कि बाहरी वेशभूषा के आधार पर। अब आपको याद होगा कि हमने ये पढ़ा था संज्ञानात्मक विकास में कि बच्चे अभी कंजर्व नहीं कर पाते हैं, संरक्षण नहीं कर पाते हैं। जब हमने ये बोला था कि अगर किसी चीज का बाहरी वस्तु, अगर हमारा गोल आटा है और गोल आटे को हम चपटा कर दें, तो बच्चे को लगता है कि जब चपटी हो गई रोटी तो आटा उसमें से कम या ज्यादा हो गया। तो ये ऐसा क्यों है? क्योंकि बच्चे केवल बाहर की, उसकी बाहरी आकार के ऊपर नजर ठहरा रहे हैं। इसी कारण से अभी 3, 4, 5 साल की उम्र में बच्चों में जेंडर कॉन्स्टेंसी नहीं है, यानी वो ये सोच सकते हैं कि अगर किसी सामने वाले व्यक्ति की वेशभूषा बदल गई, अगर किसी महिला ने पुरुष के कपड़े पहन लिए, तो उनको लग सकता है कि ये पुरुष है। उनको अभी ये, क्योंकि अभी उनमें कंजर्व करने की एबिलिटी नहीं आई है, वो बाहरी वेशभूषा, बाहरी अपीयरेंस के बदलाव से सोचते हैं, अंदर जो व्यक्ति है वो भी पुरुष या महिला में बदलाव हो गया है। तो ये जेंडर कॉन्स्टेंसी की जो समझ है, ये प्री स्कूल ईयर्स के खत्म होते होते अराउंड 6, 7, 8 वर्ष के बीच में ही आती है, जब व्यक्ति समझते हैं कि नहीं, जो एक बच्चे समझने लगते हैं कि जो एक जेंडर है वो व्यक्ति का जेंडर उम्र भर ही रहता है। जेंडर के साथ साथ हमारे जो एक और जुड़ा हुआ बात है वो है सेक्स रोल बिहेवियर। सभी देशों में, सभी समाजों में ये निश्चित होता है महिलाओं का क्या बिहेवियर होना चाहिए, पुरुषों का क्या बिहेवियर होना चाहिए। कई समाज इसके प्रति बहुत ठोस होते हैं कि नहीं ऐसे ही होना चाहिए। कई समाज में महिलाओं और पुरुष के बिहेवियर के बीच में लचीलापन है। तो बच्चे जो जिस प्रकार के समाज में हैं उस प्रकार के सेक्स रोल बिहेवियर्स वो भी सीखते हैं, और शुरुआत में बहुत कड़े होते हैं उनके सेक्स रोल बिहेवियर। तो वो यही सोचेंगे कि नहीं, पुरुषों को तो बिल्कुल ऐसे ही करना चाहिए और महिलाओं को जो महिलाओं के लिए निर्धारित है बिल्कुल वही ही करना चाहिए। ये धीरे धीरे सामाजिकरण, उनके अपने समाज में किस प्रकार का लचीलापन है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि सेक्स रोल स्टीरियोटाइप्स उनके कितने रिजिड हैं या कितने फ्लेक्सिबल हैं। ये कहना कि जैसे ऊपरी तौर पे हम दें कि जो पुरुष लोग होते हैं वो ज्यादा बहादुर हैं, अब ये कोई आवश्यक नहीं, महिलाएं भी अपनी जीवन की चुनौतियों से लड़ती हुई बहुत तरीके से बहादुर हैं। शारीरिक बहादुरता ही केवल एक बहादुरता नहीं है। तो ये उस बच्चा किस प्रकार के समाज में रह रहा है, उसके समाज में किस प्रकार के सेक्स रोल बिहेवियर्स हैं, क्या सही पुरुष के लिए और क्या गलत महिला के लिए, या क्या सही महिला के लिए और क्या गलत पुरुष के लिए माना जाता है, वो बच्चे अर्जित करते रहने लगते हैं। और धीरे धीरे यदि उनके समाज में लचीलापन है तो बच्चों के भी जो आइडिया हैं सेक्स रोल बिहेवियर के वो कम रिजिड होने लगते हैं।
अब आजकल, खासकर अब आजकल के विश्व में ये बहुत जरूरी है कि हम बहुत कड़े मैस्कुलिन या फेमिनिन बिहेवियर्स की न देखें, बल्कि हम ये कहें कि हर एक में मानवीयता के गुण होने चाहिए, चाहे वो मनुष्य, चाहे वो व्यक्ति मेल हो या फीमेल हो। तो सेक्स रोल बिहेवियर्स ना डिफाइन करके हम ह्यूमन वैल्यूज के ऊपर फोकस करें। पुरुषों को भी संवेदनशील होना चाहिए, सेंसिटिविटी दिखानी चाहिए, और महिलाओं को भी बहादुर होना है। तो यही बात हमें बच्चों को भी आगे संप्रेषित करनी है। प्री स्कूल ईयर्स में बच्चे बहुत बिलीव्स अपने बना लेते हैं, और टीचर का वंस अगेन बहुत बड़ा इसमें रोल है। खासकर हो सकता है कि बच्चे आपके प्री स्कूल में रखे डॉल कॉर्नर में डॉल्स के साथ खेलना पसंद करें, परंतु आप कहें नहीं तुम क्यों जा रहे हो, डॉल्स तो लड़कियों का खेल है। तो ऐसे ये इस तरीके के स्टीरियोटाइप्स हैं, इनका कोई मान्यता नहीं है, ये फिजूल के स्टीरियोटाइप्स हैं। और उल्टा हम एक मैसेज दे रहे हैं छोटे लड़कों को कि आपको सेंसिटिव होने की जरूरत नहीं है। छोटे लड़के भी, बच्चे भी गुड़िया को प्यार से सहलाना चाहेंगे, तो वो उनकी जो एक परोपकारिता है, उनकी अल्ट्रुइज्म की भावना या जो उनकी सेंसिटिविटी है, उसको नर्चर करना है। और एज ए टीचर हमें इसको अलाउ करना है। वी शुड नॉट बी वेरी रिजिड अबाउट व्हाट young boys and young girls should play with और what type of activities। अगर बाहर कोई क्रिकेट का गेम आयोजित किया जा रहा है तो उसमें लड़कियां भी होनी चाहिए। क्रिकेट केवल लड़कों के लिए ही जरूरी है, ये बात नहीं होनी चाहिए। एक और अन्य पहलू पे चलते हैं अब हम चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस की ओर। ये देखते हैं कि माता पिता को किस प्रकार के चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस अपनाने चाहिए इन प्री स्कूल वर्षों में, जिससे कि बच्चे के ऊपर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो समाजीकरण एक शब्द है जो आप यूनिट में पढ़ेंगे। समाजीकरण यानी जब बच्चा पैदा होता है तो वो जिस समाज में पैदा होता है उसके नियम इत्यादि उसे पता नहीं होते, वो ग्रहण करता है। ये जो सारे प्रोसेस है, समाज के नियम, उचित और अनुचित, उचित व्यवहार क्या है, अनुचित व्यवहार क्या है, इनमें भेद कर पाना, क्या मूल्य होने चाहिए, इस सारी प्रक्रिया को कहते हैं समाजीकरण यानी सोशलाइजेशन। अब समाजीकरण जो है, इसका सबसे पहला कहां पे समाजीकरण बच्चे का शुरू होता है? जाहिर सी बात है, घर में, परिवार से ही शुरू होता है समाजीकरण, और माता पिता बच्चे को समाजीकरण के कराने के सबसे प्रथम एजेंट हैं। उसके बाद जैसे बच्चा स्कूल में जाता है तो टीचर का रोल वहां पे बढ़ के निकल के आता है। और अब किस प्रकार से यह समाजीकरण, माता पिता या टीचर किस प्रकार बच्चे को उचित व्यवहार अर्जित करने के लिए प्रेरित करते हैं? तो दोनों डायरेक्ट टीचिंग भी होती है और इनडायरेक्ट भी। डायरेक्ट यानी हमने कोई निर्देश बताए कि अरे नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए, खाना खाना है तो मुंह बंद कर, खाना खाते समय बोलना नहीं है, या खाना खाना है तो आपको पहले हाथ धोने हैं, या बड़े आए हैं तो सबको नमस्ते करनी है। ये हमारा डायरेक्ट टीचिंग हुआ। और इनडायरेक्ट हुआ कि हम खुद देखते हैं कि लोग किस प्रकार व्यवहार कर रहे हैं, जिन लोगों से हमारा एक भावात्मक संबंध है, और बच्चे का भावात्मक संबंध उसके माता पिता से रहेगा, या और घर में कोई दादा दादी नाना नानी है तो उनके साथ, तो उनका व्यवहार कैसा है, वहां से बच्चा सीखता है। तो बोथ डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली द चाइल्ड लर्न्स व्हाट आर द अप्रोप्रिएट वेज ऑफ बिहेविंग और what are the appropriate desirable behaviors considered okay in the child's culture। So ये माता पिता जो तरीके अपनाते हैं बच्चे को सोशलाइज करने के लिए towards appropriate behavior और away from inappropriate behavior, इनको कहा जाता है चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस या पालन पोषण के तरीके। अब पालन पोषण के तरीके में एक इंपॉर्टेंट बात आती है डिसिप्लिनिंग। बच्चे अक्सर कुछ ऐसा करेंगे जो शायद उन्हें नहीं करना चाहिए, और हमारा कार्य है एज एडल्ट्स कि हम उनको उस चीज के बारे में उस चीज से हटाएं या उस चीज के समझाएं कि ये आपको ऐसे नहीं करना है। तो अब करने के क्या तरीके होते हैं? इस वेज ऑफ डिसिप्लिनिंग को हम दो तरीकों में विभाजित कर सकते हैं मोटे तौर पे। एक है अफेक्शन ओरिएंटेड तरीका यानी प्यार से बताया गया तरीका, और एक है पावर ओरिएंटेड तरीका यानी शक्ति केंद्रित तरीका। तो एक है प्रेम केंद्रित तरीका, हम कह सकते हैं स्नेह केंद्रित तरीका, और एक हम कह सकते हैं पावर ओरिएंटेड तरीका। अब दोनों में फर्क क्या है? जब हम स्नेह केंद्रित तरीका यूज कर रहे हैं तो हम ये तो बिल्कुल फर्म है कि ये बच्चे का व्यवहार गलत था और बच्चे को ये नहीं करना है, परंतु हमारा बताने का जो इसका तरीका होता है बच्चे को, वो उसमें फर्क है। हम पहले तो बच्चे को यह बोलते हैं कि जो उसने किया वो गलत है, हम ये नहीं कहते कि तुम गलत हो। दोनों में फर्क है, सूक्ष्म फर्क है, ये समझना जरूरी है। हम ये नहीं कहते यू आर अ बैड बॉय, क्योंकि ऐसा कहने से हम बच्चे की पूरी पर्सनालिटी को ही कह रहे हैं कि आप खराब हो।
बनिस्बत हम ये कहेंगे कि वॉट यू डिड वॉज नॉट राइट, आपने जो किया वो एक्शन आपका गलत था, यानी आप ठीक हो परंतु आपने इस समय जो एक्शन किया वो ठीक नहीं है, आप ये एक्शन अपना ठीक कर लो। और इसको करते हुए हम बच्चे के साथ अपना व्यवहार फिर भी स्नेहपूर्ण ही रख रहे हैं, इसीलिए इसका नाम है अफेक्शन ओरिएंटेड टेक्निक। स्नेह केंद्रित शक्ति केंद्रित तरीका जो होगा उसका एक उदाहरण लेके समझते हैं दोनों में क्या डिफरेंस होगा। मान लो बच्चे ने कोई गलत काम किया और हम कहें उसको जोर से बोलते हुए कि नो स्टॉप इट, जस्ट स्टॉप इट, आई एम टेलिंग यू, बिल्कुल बंद कर दो इस बात को, मैंने कहा ना उस टॉय को नीचे गिरा दो। तो जब हम ऐसा कह रहे हैं तो हम अपनी शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि तुम ये काम करो क्योंकि मैं कह रही हूं, और मैं क्योंकि बड़ी हूं आपको मेरी बात माननी है। हमने कहा ना, मैंने कहा ना उसको अभी नीचे रख दो, इसको बिल्कुल छोड़ दो। हमने बच्चे को रीजन नहीं बताया क्यों छोड़ दो, अभी क्यों छोड़ना है, क्यों ना करूं मैं ये काम, तो हमने रूल नहीं बताया। जहां शक्ति केंद्रित तरीका है वहां हम एडल्ट्स अपने पावर का उपयोग करके, अपनी अथॉरिटी का उपयोग करके एज एडल्ट्स हम बच्चे को डिसिप्लिन करना चाह रहे हैं। और जहां स्नेह केंद्रित या प्रेम केंद्रित तरीका है वहां हम बच्चे को उसने जो किया वो क्यों गलत था उसको समझाते हुए उसको अनुशासित करना चाह रहे हैं। तो यहीं अगर हम थोड़ा सा स्लाइड पे फोकस करें तो हम ये देख रहे हैं कि हम फर्म हैं। जब हम अफेक्शन ओरिएंटेड स्नेह केंद्रित तरीका दे रहे हैं तो हम फर्म हैं, यानी हम कह रहे हैं कि जो तुमने कहा ये करा वो ठीक नहीं है, परंतु हम अफेक्शनेट भी हैं बच्चे के साथ और जेंटल भी हैं। हम बच्चे के एक्शन का क्या नतीजा, क्या कॉन्सिक्वेंस है ये उसको बता रहे हैं, उसके साथ रीजन आउट कर रहे हैं, भाई तुमने जो किया ये क्यों गलत है, और बच्चे को कंडेम नहीं कर रहे। जो मैंने कहा था कि वी आर नॉट सेइंग यू आर अ बैड बॉय, यू आर अ बैड चाइल्ड, नॉटी बॉय, नॉटी चाइल्ड। हम अक्सर बिना सोचे, हमारे एडल्ट्स के 1 मिनट नहीं लगता ये शब्द ऐसे यूज करने में, हम फटाक से बोल देते हैं। पावर ओरिएंटेड, और ये शब्द जो है वो पावर ओरिएंटेड है। पावर ओरिएंटेड में हम अपनी अथॉरिटी यूज कर रहे हैं, रीजन हमने बच्चे को नहीं बताया, बिल्कुल भी कमांड दे रहे हैं, स्टॉप इट, डोंट डू दैट, गिव इट बैक, रिटर्न द थिंग। और हम थ्रेटन भी कर सकते हैं बच्चे को कि अच्छा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी पिटाई करूंगा, और विच इज तो रियली बैड समथिंग। पिटाई तो करना तो बिल्कुल ही नहीं है, और पिटाई की धमकी देना भी उतना ही गलत है। हम ये ना सोचे कि मैंने पिटाई तो मैं नहीं करूंगा, मैं धमकी दे सकता हूं। धमकी ऑफ पिटाई इज एज बैड एज पिटाई, एंड दीज नेगेटिव वेज ऑफ डिसिप्लिनिंग द चाइल्ड हैव टू बी अवॉइडेड एट ऑल कॉस्ट। अभी हम आगे और गहराई में पढ़ेंगे कि क्यों दे हैव टू बी अवॉइडेड। अब अक्सर हम लोग अक्सर दोनों ही तरीके माता पिता बच्चे के साथ इस्तेमाल करते हैं, अफेक्शन ओरिएंटेड भी और डिसिप्लिन ओरिएंटेड भी। बट हमारा जो पावर ओरिएंटेड भी, पावर ओरिएंटेड हम केवल तब यूज करें जब सिचुएशन ऐसी है कि अब बिल्कुल ही गड़बड़ा जाएगी चीज और हमें बच्चे को तुरंत रोकना है। मान लो बिल्कुल बच्चा किसी दूसरे को जाके बहुत जोर से पीटने वाला है या पीट रहा है, तो उस समय हम तुरंत ही हमारा एक्शन रहेगा, हम बच्चे को उठाएं और वहां से हटाएं। एक किस्म से ये पावर ओरिएंटेड है, और एकदम बोले नो तो करेक्ट, दैट सिचुएशन डिमांड्स इट, वी नीड टू गिव पावर ओरिएंटेड disciplining at that time. But what we need to understand that many times a lot of times जो डेली हमारे इश्यूज आते हैं उसमें अफेक्शन ओरिएंटेड डिसिप्लिनिंग टेक्निक का बहुत चांस रहता है, बट हम एज एडल्ट्स उस अफेक्शन ओरिएंटेड टेक्निक को यूज नहीं करते, क्योंकि 2-3 बातें हो सकती हैं। हो सकता है हमें लगता है कि बच्चे से क्या रीजन करें, उसे समझ नहीं आएगा, हम क्या रीजन करेंगे। दूसरा हो सकता है इट इज ईजियर फॉर अस, ना ये कह दे रहा है ये मत करो, इज ईजियर फॉर अस, और फिर हम अपने काम में लग जाते हैं, बजाय ये कि हम वहां पे 2-4 मिनट स्पेंड करें बच्चे के साथ, उससे बातचीत करें और बताएं कि क्यों ये बात उसकी गलत थी। सो कई बार हम लोग पावर ओरिएंटेड टेक्निक इस कारण से यूज करते हैं। तो हमारा चेष्टा ये होनी चाहिए कि हम ये तो देखें कि सिचुएशन क्या डिमांड कर रही है। डज द सिचुएशन डिमांड दैट वी इमीडिएटली नीड टू स्टॉप द चाइल्ड्स बिहेवियर बिकॉज उससे बच्चे को या किसी और को खतरा है, और डज द सिचुएशन अलाउ अस टू डिसिप्लिन द चाइल्ड यूजिंग अ मोर अफेक्शन ओरिएंटेड टेक्निक। हम स्नेह केंद्रित तरीके से लेते हुए बच्चे को हम उस समय डिसिप्लिन कर सकते हैं। ये उस पर डिपेंड करता है। बच्चे की अपनी पर्सनालिटी का भी इसमें डिसिप्लिनिंग में काफी रोल रहता है, उस पर भी चर्चा करेंगे। अफेक्शन ओरिएंटेड टेक्निक हमारी क्यों बेटर है, हम क्यों प्रेफर कर रहे हैं, कि एक तो यह है कि इसमें बच्चे की जो सेंस ऑफ मॉरल वैल्यूज और सेंस ऑफ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि आपने उसे बताया, आपने कहा अच्छा तुमने उसकी बॉल छीन ली, तुम्हें छीननी चाहिए थी क्या,
देखो अगर वो तुम्हारी बॉल छीन लेता तो तुम्हें कैसा लगता, अच्छा नहीं लगता ना। तो बच्चा इज ऑल्सो एन इंटेलिजेंट पर्सन। जब आप बच्चे को ऐसे रीजन आउट करते हैं तो बच्चा रियलाइजेस कि दूसरे बच्चे को इस समय क्या लग रहा होगा। आप ये करके देखें तो आप फील करेंगे कि इवन अ 3 और 4 year old चाइल्ड अंडरस्टैंड्स दैट हाउ दैट अदर चाइल्ड इज फीलिंग। तो जब आप रेगुलरली बच्चे को इस प्रकार से रीजन करते हैं तो एक तरीके से आप उसकी कॉन्शियंस जो है वो डेवलप कर रहे हैं, उसके अंदर की जो विचार शक्ति है वो आप डेवलप कर रहे हैं और उसमें एक नैतिकता की भावना आती है। इस प्रकार से ही नैतिकता की भावना का जन्म होता है। कोई कहानियां, विशेष कहानियां सुनाने पे हम सोचते हैं कि कहानी सुना दी उसके बाद एक लेस और हम मॉरल देंगे, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी या ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। ये इन प्रकार की कहानियों से बच्चे को मॉरल वैल्यूज नहीं आती, बनिस्बत जब रोजमर्रा की सिचुएशन आती है नैतिकता की, उसमें हमने बच्चे को क्या डायरेक्शन दिया बिहेव करने का, वहां से मॉरल वैल्यूज का शुरुआत होती है। तो अफेक्शन ओरिएंटेड टेक्निक इसलिए अच्छी है। और जब हम ये टेक्निक यूज करते हैं तो हम दूसरों की फीलिंग्स के ऊपर केंद्रित होते हैं और इससे बच्चे में दूसरों के प्रति कंसर्न यानी परोपकारिता की भावना आती है। जब हम रूल बता देते हैं बच्चे को कि ये करना क्यों गलत है, तो आपने बच्चे को हमेशा के लिए सशक्त कर दिया। आपने उसको रूल बता दिया कि ऐसी सिचुएशन में क्या करना है। परंतु जब आप केवल अपनी अथॉरिटी दिखाते हैं कि नहीं ये स्टॉप कर दो, तो छोटा बच्चा है 3-4 साल का, समझ नहीं पाता कि क्यों स्टॉप करना है। तो आपने बच्चे को आगे के लिए एम्पावर नहीं किया। हर सिचुएशन में आप रहेंगे तो वो करेगा, नहीं करेंगे तो नहीं करेगा। बजाय कि अगर आपने रूल बता दिया होता कि ये करना क्यों गलत था, क्यों सही था, तो जब आप नहीं भी होंगे तो आपकी बात उसके विचार और उसके मन में आएगी और एक कॉन्शियस के तरीके से उसका काम करेगी। कई बार हमने ये बात कहा कि पनिशमेंट के ऊपर हमने लेके बात करी, तो पनिशमेंट अलग अलग प्रकार की हो सकती है। फिजिकल पनिशमेंट, वर्बल पनिशमेंट, बच्चे से कोई चीजों को ना देना बच्चे को, जैसे कुछ खाने की चीजें, उसके टॉयज या उसके क्लोथ्स, या उसको प्रेम से उसको वंचित कर देना, बोलना कि अच्छा मैं तुम्हें अब प्यार नहीं करती, या बच्चे को इग्नोर करना या उसको दूसरों से दूर हटा के रख देना। तो ये सभी जो पनिशमेंट के तरीके हैं, पनिशमेंट तो बहुत कम और बिल्कुल अत्यंत आवश्यकता हो तभी ही हमें यूज करनी चाहिए। ये पनिशमेंट के तरीके बच्चे में वंस अगेन हीन भावना, उसमें एक अपने सेल्फ के प्रति नेगेटिव फीलिंग्स देते हैं। फिजिकल पनिशमेंट तो टोटली आउट, बिल्कुल भी नहीं। वर्बल पनिशमेंट इन फॉर्म ऑफ अब्यूजेस और थ्रेट्स ऑल्सो कंप्लीटली आउट। हमें अगर कहीं बहुत ज्यादा आवश्यकता है तो हम उसको थोड़ी देर के लिए दूसरों से कुछ अलग कहीं पे थोड़ी देर के लिए रख सकते हैं, या कह सकते हैं तुम्हारा आधा घंटा तुम्हें खेलने को दिया नहीं जाएगा। क्योंकि जितना हम ज्यादा बच्चे को पनिशमेंट करेंगे, बच्चा उतना ही उस चीज को लेके, उस चीज की मान्यता उसके लिए खत्म हो जाएगी। ही विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द रीजन, ही विल ओनली रिमेंबर आई गेट पनिश्ड, और उल्टा ही विल बिकम मोर डिफाइंट उसमें। और क्योंकि वो समझा नहीं है कि ये पनिशमेंट क्यों जा रही है, तो उसका बिहेवियर भी रिपीटेड रहेगा, वही गलत बिहेवियर। उसको हीन भावना भी आ जाएगी, अपने प्रति इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी आ जाएगा, और वो एक आक्रामक बच्चे के रूप में भी उसका परिवर्तन हो सकता है। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में ये देखा कि किस प्रकार बच्चे के पहल की भावना बढ़ती है, किस प्रकार उसका सेक्स रोल स्टीरियोटाइप्स जो हैं वो हमें किस प्रकार बच्चे में ना बनने दें, सेल्फ कॉन्सेप्ट कैसे बनता है, और माता पिता किस प्रकार से डिसिप्लिनिंग टेक्निक्स यूज करते हैं, और पनिशमेंट का इस्तेमाल कम से कम ना ही हो तो ही बेहतर है बच्चों के। हम ये चर्चा कर रहे हैं कि बच्चों को किस प्रकार से माता पिता के पालन पोषण के तरीके किस प्रकार के हों कि बच्चों के साथ बच्चों की पर्सनालिटी जो है उस पर अच्छा प्रभाव पड़े। पनिशमेंट पर बात करते हुए हम ये बातें हम ये समझ रहे थे कि पनिशमेंट जो है वो अलग अलग प्रकार की हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल फिजिकल पनिशमेंट इन टर्म्स ऑफ स्लैपिंग एंड स्पैंकिंग, आप पिटाई करने वाली जो बात होती है। वर्बल पनिशमेंट, बच्चे को डांटना, उसको गाली निकालना या धमकी देना कि मैं तेरे को ऐसा कर दूंगा, कर दूंगी। बच्चों से कोई उसके मटेरियल्स जो उसको पसंद हैं वो उनको बच्चे को ना देना, जैसे खाने की उसकी पसंदीदा चीजें या टॉयज या क्लोथ्स। और
प्रेम को बच्चे से विड्रॉ कर लेना। प्रेम हम कैसे विड्रॉ करेंगे? कई बार हम बोल सकते हैं कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करती, या हम बच्चे को इग्नोर करें, या हम बच्चे को अलग थलग कर दें, घर में सब लोग इकट्ठे हैं और बच्चे को एक अलग कमरे में भेज दें, या बच्चे को कहें कि अच्छा तुम्हारे ऐसे कहने से तो मेरे को दिल पे बहुत ठेस पड़ती है, तुम जब ऐसे बोलते हो तो मेरा मन बहुत खराब होता है। ये सब तरीके जो हैं ये विड्रॉल ऑफ लव के अंदर आते हैं। अब हम ये समझें कि ये पनिशमेंट जो है बच्चे के लिए किस प्रकार से नकारात्मक है, क्या है नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ पनिशमेंट हमारे क्या हैं। तो एक मेन नेगेटिव इफेक्ट पनिशमेंट का तो ये है कि बच्चा जो है वो रूल्स को अंदर ग्रहण नहीं कर पाता, क्योंकि हमने उसे समझाया नहीं है कि ये क्यों नहीं करना है। हमने केवल, उसने कुछ गलत काम किया, हमें पसंद नहीं आया, हमने अनफॉर्चुनेटली पिटाई करी या धमकी दी या उठा के उसे किसी अलग जगह पे रख दिया, या उसको अभी हम खाने के लिए देने जा रहे थे कुछ, हमने कहा अब मैं नहीं बनाती तेरे लिए। तो ऐसा करने से क्या किया हमने बच्चे को जो है रूल्स जो हैं उसके वो नहीं समझाया कि तुम्हारा ये कार्य गलत क्यों था। हमने केवल बच्चे को ये कह दिया कि ये गलत था। उसमें ये एक तरीके से ईगो बैटल हो जाती है। बच्चे का भी एक अपना ईगो है, एक बच्चे की अपनी आई की फीलिंग है। उस आई की फीलिंग को हम हर्ट करते हैं विदाउट गिविंग एनी पर्टिकुलर रीजन फॉर इट। तो बच्चे को रीजन ही नहीं पता चलता तो अंदर उसमें कोई रूल्स का इंटरनलाइजेशन नहीं होता। वो केवल इनफैक्ट ये सोचने लगता है कि अच्छा जब माता पिता कहेंगे तब मैं ये काम करना बंद कर दूंगा, जब तक उनकी नोटिस में नहीं है मैं ये कर लेता हूं, अभी तो माता पिता देख नहीं रहे तो मैं ये काम कर सकता हूं। तो क्योंकि आपका सारा जो डिसिप्लिनिंग है वो आपके वहां रहने पे आपने आधारित कर दिया है। आप रहेंगे, टोकेंगे, मना करेंगे तो बच्चा करेगा, आप नहीं रहेंगे, टोकेंगे नहीं तो बच्चा करता रहेगा। तो ये जो है सत्र को आगे बढ़ाते हुए हम ये बात कर रहे थे कि पनिशमेंट अगर हम बच्चे को देते हैं तो वो क्यों हानिकारक है। तो उसकी एक बात हम कर चुके हैं कि जो बच्चा जो है वो रूल्स अंतर्ग्रहण नहीं करता है, इंटरनलाइज नहीं कर पाता है। अगर ज्यादा पनिशमेंट बच्चे को मिलती रहे तो उसको यह एहसास होता है कि शायद मैं कभी कुछ ठीक करता ही नहीं हूं, मैं कुछ ठीक कर ही नहीं सकती हूं, और उसकी जो एक आत्मसम्मान की भावना है, सेल्फ एस्टीम की भावना, वो बहुत कम हो जाती है। बच्चा एक तरीके से एडल्ट्स की बात फिर नहीं सुनने लगता। हमें लगता है कि पनिश कर के हम बच्चे को हमारी बात मानने लगेगा, असल में इसका बात उल्टी होती है। द चाइल्ड बिकम्स लेस कंप्लायंट विद एडल्ट एंड पियर्स। उसको क्योंकि उसके में भी एक वो आ जाती है फीलिंग कि अरे मुझे हर बात पे टोक, हर बात पे पनिशमेंट मिलती है, मैं अब ये बात नहीं मानूंगा। बच्चा रिजेंटफुल रहता है और माता पिता के प्रति उसमें द्वेष या गुस्से की भावना भी आ जाती है। हो सकता है वो अभी आपको प्रत्यक्ष ना दिखाए, हो सकता है वो कुछ कहे ना, परंतु अगर वो माता पिता को या जो भी उसको डांट लगा रहा है या पनिशमेंट दे रहा है उसको अवॉइड करना भी शुरू कर सकता है। और हो सकता है कि बच्चे में एक बहुत ज्यादा तीव्र एंजाइटी हो जाए उस पेरेंट को देख के, वो इनफैक्ट थर थर कांपने भी लगे कि अरे पेरेंट ये आ गए, हो सकता है मेरी अब फिर से पिटाई हो जाए। और जो हम कह रहे थे कि बच्चा लेस कंप्लायंट हो जाता है, माता पिता की बात मानता नहीं है, वो क्यों है? क्योंकि माता पिता तो इन्हें तो खुद ही दिखाया ना कि कार्य आक्रामक होके ही करना है। जब हम बच्चे को पिटाई करते हैं तो पहले हम ये सोचें कि हम तो एक्चुअली बच्चे को ये संदेश दे रहे हैं कि पिटाई करना ठीक है। हम ये संदेश दे रहे हैं कि कोई अगर डिफिकल्ट सिचुएशन है या कोई सिचुएशन हमारी पसंद में नहीं है तो उस समय हम आक्रामक हो सकते हैं। हम तो बच्चे को ये संदेश दे रहे हैं, बच्चा तो यही सीख रहा है ना, बच्चे के नजरिए से देखें तो जब बड़े होके बच्चा वो आक्रामक तो व्यवहार करेगा ही करेगा। ही विल हिमसेल्फ बिकम अ अग्रेसिव चाइल्ड। तो अग्रेशन जो है ये एक तरह से परिवार दर परिवार चलती है, क्योंकि जब बच्चे माता पिता को अग्रेसिव होता हुआ देखते हैं या परिवार के किसी भी अन्य सदस्य को, तो बच्चों को ये एक क्या कहते हैं, एक मॉडल मिल जाता है, एक किस्म की आप प्रतिपुष्टि कर रहे हैं बच्चे के लिए, एक किस्म से आप इसको अप्रूव कर रहे हैं कि गेटिंग एंग्री इज ऑल राइट। You are serving as a model for the child's aggression. So for all of these reasons, punishment is very, very wrong. We must use the affection oriented या स्नेह केंद्रित तरीका हमें यूज करना है बच्चों को डिसिप्लिन करने के लिए। परंतु जैसे कि हम बोल रहे थे, पहले भी चर्चा कर रहे थे हम, कि कभी ना कभी हो सकता है आपको पनिशमेंट की जरूरत हो, देने की जरूरत हो, तो उस समय पनिशमेंट कैसे देनी है, क्या देनी है, आइए इसके बारे में समझें। पहली बात, पनिशमेंट देते हुए हम बच्चे को उसका रीजन बता दें। अगर हमने उसको दूसरों के साथ खेलने जाने से मना किया है, रोका है कि आज तुम बाहर खेलने नहीं जाओगे, तो हम बता दें कि ऐसा क्यों है।
या हमने कहा है कि तो मैंने तो आज तुम्हारे लिए गुलाब जामुन बनाना था पर मैं आज नहीं बना रही हूं, रीजन बता दें क्योंकि, पर रीजन बताने से बच्चे को उस पनिशमेंट का कारण पता चलता है एंड एटलीस्ट बच्चे को फिर अपॉर्चुनिटी होती है दैट ओके इफ आई वांट आई कैन चेंज माय बिहेवियर। दूसरी बात है टाइमिंग ऑफ पनिशमेंट। पनिशमेंट अगर देनी ही है और वो भी माइल्ड ही देनी है, ये मैं बार बार बात स्ट्रेस कर रही हूं, पिटाई बिल्कुल भी नहीं, थ्रेट्स बिल्कुल भी नहीं, स्कोल्डिंग बिल्कुल ही नहीं। हाँ, जो आपने थोड़ा हल्का फुल्का विड्रॉल ऑफ ईटेबल्स या विड्रॉल ऑफ बच्चे को थोड़ा सा कहीं जाने के लिए मना करना, ये करना है तो उसकी टाइमिंग जो है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। टाइमिंग यानी जब बच्चे ने गलत काम किया है तब पनिशमेंट दें। ये नहीं कि उसने सुबह कुछ किया और हम शाम को बोलें सुबह तो तुमने ऐसे किया था ना इसलिए अब मैं तुम्हें तुम्हारा टीवी प्रोग्राम नहीं देखने दे रही हूं। जिस समय बच्चे ने गलत काम, क्योंकि बच्चे की मेमोरी बहुत शॉर्ट है, बच्चे को सुबह की हुई बात का शाम को वो भूल भी चुका है, खेल वेल बीच में बहुत कुछ और हो चुका है, तो उसको जो आपका बाद में जो आप उसको पनिशमेंट देंगे उसको वो अनरीजनेबल लगेगी, वो लगेगा ये क्यों, मैं तो अभी ठीक ठाक था, इस समय क्यों मुझे, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, उसका इफेक्ट नेगेटिव ही होगा। इसलिए टाइमिंग उसी समय दें। इमोशनल रिलेशनशिप, कौन है जो बच्चे को पनिश कर रहा है? अगर वो व्यक्ति है जिससे बच्चे को प्रेम है तो उस व्यक्ति की पनिशमेंट ज्यादा इफेक्टिव रहेगी। क्यों? क्योंकि बच्चे का उस व्यक्ति के साथ लगाव है। बच्चे को आज उस व्यक्ति ने पनिश किया, कल को नहीं चाहता बच्चा कि मेरे को वो व्यक्ति पनिश करे, क्योंकि उसको पता है कि मेरा एक इमोशनल, उस व्यक्ति को भी दुख हो रहा है और मुझे भी दुख हो रहा है उस व्यक्ति से। सो व्हेन इट कम्स फ्रॉम अ पर्सन टू हुम द चाइल्ड इज अटैच्ड, द पनिशमेंट विल बी मोर इफेक्टिव देन व्हेन इट कम्स फ्रॉम एनीबडी एल्स हुम द चाइल्ड इज नॉट अटैच्ड। बहुत ही अहम चीज जो पनिशमेंट में है वो है कंसिस्टेंसी। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। यानी मान लो आज बच्चे ने कुछ काम किया, किसी बच्चे का खिलौना खींचा, तो आज तो आपने उसे बहुत बुरा भला कहा और बहुत डांट लगाई, और कल जब बच्चे ने फिर से खींचा तो आपने कुछ बोला ही नहीं, क्योंकि मे बी आप अपने काम में बिजी थे या आपको लगा चलो कोई बात नहीं एक बार होने दो, ऐसा तो बच्चे करते हैं। तीसरी बार भी कुछ नहीं बोला आपने, चौथी बार फिर बच्चे ने कुछ ऐसा ही काम किया तो आपने फिर बोला। तो इसमें आप देखिए आप क्या मैसेज दे रहे हैं। आप मैसेज उसको इनकंसिस्टेंट दे रहे हैं। बच्चे को समझ नहीं आ रहा इज माई थिंग राइट और इज इट नॉट राइट, मुझे ऐसा मैं करूं या मैं या ना करूं। तो ये भी एक कंसिस्टेंसी जो है लगातार हमारी सेम, हम जब बच्चा जिस चीज को हम कह रहे हैं गलत है वो गलत ही है, उसको हम ध्यान में रखें। दूसरे पॉइंट पे देखें, ये मैं बार बार बात कह चुकी हूं, जो पनिशमेंट है वो हमारी फेयर होनी चाहिए। यानी जो बच्चे के लिए जो बच्चे ने अगर उतना बड़ा कोई खराब काम नहीं किया है तो हम उतनी बड़ी पनिशमेंट भी ना दें। बच्चे का जो रॉन्ग एक्शन है उसको देखते हुए पनिशमेंट देनी चाहिए। पनिशमेंट नीड्स टू बी फेयर एंड पनिशमेंट नीड्स टू बी माइल्ड। ये तो कई बार मैं अब बोल चुकी हूं, आई कैन नॉट एम्फसाइज इट इनफ। हल्की से हल्की बच्चे को पनिशमेंट दें। टाइम आउट टेक्निक के बारे में हम बात कर रहे हैं। टाइम आउट टेक्निक यानी कुछ समय के लिए बच्चे को उसकी पसंदीदा चीज करने से मनाही कर देना। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चे को टीवी प्रोग्राम देखना है स्पाइडरमैन का या कोई और जो भी वो शक्तिमान जो भी कोई देखता है, तो हम बोले नहीं तुम 15 मिनट नहीं देखोगे, या आज का शो तुम्हारा नहीं है, या आज तुम बाहर खेलने नहीं जाओगे, या आज हम सब लोग यहां जा रहे हैं पर आज आप हमारे साथ नहीं जाओगे। तो इसको कहते हैं टाइम आउट टेक्निक। बच्चे का अपना भी एक थोड़ा सा रोल होता है पनिशमेंट में। वो रोल क्या है? बच्चे की जो खुद का बिहेवियर है। कई बच्चे आप देखेंगे जल्दी ही बात मान जाते हैं, जल्दी ही माता पिता जो कह रहे हैं उसको अग्री कर लेते हैं। सो ऐसे बच्चों को पनिशमेंट कम ही मिलती है। परंतु यदि बच्चे आक्रामक होते हैं, जो लगातार वापस उत्तर देंगे या जो एक बार कहने पे बात नहीं मानेंगे, उनकी पनिशमेंट, उनको अक्सर माता पिता ज्यादा स्ट्रिक्टली पनिशमेंट करते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमारे सत्र का समय खत्म हो रहा है। आगे हमारे पास मंडे को जब मैं आऊंगी तो इसी पे हम आगे बात नहीं करेंगे, क्योंकि काफी विस्तार से इस पे बात हो गई है। We have talked about till now in this about the role of punishment
and in the child's life. And unfortunately, we could not talk much about parenting style. So see you again